Hello friends, welcome to our channel Social at Ease. Now we are going to study chapter 1 Development of Economics. अब जो डेवलपमेंट का मीन्स होता है हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं प्रोग्रेस। किसी का भी कुछ भी विकास होना, प्रोग्रेस होना सिंपली डेवलपमेंट कहा जाता है। अब डेवलपमेंट के भी टू एस्पेक्ट्स होते हैं। इट मीन्स कि डेवलपमेंट को दो तरीके से देखा जा सकता है कि जो डेवलपमेंट है वो कुछ भी हो सकता है किसी के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक छोटी सी लड़की है, किसी गांव में रहती है, तो उसका मेन डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसे अच्छी एजुकेशन मिले, उसे भी अपने भाई के बराबर हर एक चीज़ में उसको भी उसका साथ मिले। और सेकेंडली आता है कि कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग, कि हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो डेवलपमेंट गोल्स मेरे लिए प्रॉफिटिंग है आपके लिए वो प्रॉफिटिंग ना हो। सिंपल एग्जांपल नर्मदा वैली का है। वहाँ पर क्या हुआ, नर्मदा वैली पर जैसे नर्मदा रिवर है, वहाँ पर उन्होंने वो बनाने की सोचा कि हम यहाँ पर डैम बनाएंगे। अब डैम का डेवलपमेंट होगा तो प्रॉफिट किसको है? जो बिजली बनाते हैं, जो बिजली के कर्मचारी हैं, कि बिजली जल्दी जल्दी बनेगी तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको देखें तो जो लोग वहाँ पर इनहेबिटेड है, मीन्स जो आदिवासीज हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, क्योंकि उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे डैम बनेगा, तो उनकी जो लाइवलीहुड है वो बिल्कुल डिटोरिएट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप किसी गांव में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर हर एक तरीके की डेवलपमेंटल चीज़ें मिले। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपके पास बहुत सारा पैसा है पर वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है अच्छे से, तो फिर आप कहाँ जाओगे? तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है। रिस्पेक्ट भी होता है, फ्रीडम, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये सब पैसे से थोड़ी ना खरीद सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इनकम तो है ही है, बट इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी और चीज़ें भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सा एस्पेक्ट आता है कि जो भी डेवलपमेंट के लिए हम कुछ भी सोचते हैं तो हम साथ में उसके साथ कुछ मिक्स्ड गोल भी सोचते हैं। इट मीन्स कि अगर किसी की जॉब दिल्ली में लगती है तो उसको अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा, उसको सब कुछ इस तरह से खरीदना पड़ेगा कि मीन्स कि खाना भी सही से नहीं मिलेगा, तो उसकी जो डेवलपमेंट है बट उसके जो मिक्स्ड गोल्स है वो एब्सेंट है। अब दूसरे हैंड पर अगर हम ये देखते हैं कि उसकी जॉब है वो उसी जगह लगती है जहाँ पर उसकी फैमिली भी है, तो वो इजीली अपनी फैमिली से भी मिल पाएगा, उसकी जॉब भी लग गई, इट मीन्स उसका डेवलपमेंट भी होता रहेगा, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा कि जहाँ पर वो रहता है वहीं उसकी जॉब लगे। इट मीन्स कि जब भी कोई बंदा या फिर कोई भी अपने लिए डेवलपमेंट के बारे में सोचता है तो वो ये ज़रूर सोचता है कि उसे काफ़ी सारे मिक्स्ड गोल्स हो, मीन्स उसे अलग अलग चीज़ें भी मिले साथ में। अब आता है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है कि जो हमारे नेशन के फेवर में होता है। मींस कि हमने इससे पहले देखा कि किस तरह से लोगों के अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो, जिसमें सिर्फ नेशन का प्रॉफिट हो, ऐसे गोल्स को नेशनल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं या फिर नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। आप सबकी क्लासेस में जब स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करते हैं तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके करते हैं, तो हमारी जो वर्ल्ड है उसमें कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो कैसे पता लगता है कि कौन ज़्यादा सुपर पावर है, कौन मिडिल में है और कौन बिल्कुल लो है। तो अब हम इस वाले जो सेक्शन है उसमें पढ़ेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ को किस तरह से कंपेयर किया जाता है। तो इसको करने के लिए एवरेज इनकम का यूज़ होता है। तो जो एवरेज इनकम होती है उसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। ये वन वर्ड में आपको ईजिली आराम से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एवरेज इनकम। सेकेंडली, इसको इसने स्टार्ट कैसे होता है कि मतलब इसे देता, इस चीज़ को प्रिंट कौन करता है, देता कौन है? इसको वर्ल्ड बैंक देता है। अब वर्ल्ड बैंक क्या है? आपने देखा होगा कि जब भी अब जैसे कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस से बचने के लिए जितने भी अगर फंड्स वगैरह है उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर किसी कंट्री के पास बाय चांस फंड नहीं होता तो वो किसकी हेल्प ले रहा है? वर्ल्ड बैंक की हेल्प ले रहा है। ये जो वर्ल्ड बैंक है डिफरेंट कंट्रीज़ को लोन देते हैं। तो ये इसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं एवरेज इनकम को, कि यही एवरेज इनकम निकाल के कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज़ के बीच में। तो जो एवरेज इनकम होती है वो निकलती कैसे है? सबसे पहले जितनी भी इनकम है कंट्री के लोगों की, सबकी जब को ऐड करते हैं और किसे डिवाइड करते हैं? जितनी भी पॉपुलेशन है। मींस जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी जो इनकम आएगी थोड़ी सी कम आने के चांसेस है, अगर उसके जो लोग हैं उनकी इनकम कम है तो। अब जो कंपैरिजन में रिज़ल्ट आता है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो रिच होती है वो रिच इनकम कंट्रीज़ में आती हैं। फिर सेकेंडली मिडिल इनकम कंट्रीज़,
जो होती हैं वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती हैं, जिनकी सबसे कम होती है वो सब लो इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया है वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती है, क्योंकि इसकी इनकम $1840 है। डॉलर में क्यों होती है ये चीज़ मेज़र? डॉलर में इसलिए मेज़र होती है कि अगर आप विश्व के किसी भी देश में चले जाएंगे तो वहाँ पे आप जो भी सामान इजीली आप अगर परचेज़ करोगे तो वो सब आपको डॉलर के रूप में, मतलब डॉलर में आपको मिलेगी। तो इसलिए कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खरीदनी हो किसी भी कहीं से भी खरीदनी हो, तो आप देखते होंगे हमेशा डॉलर में लिखी रहती है, यूरो वगैरह में काफ़ी कम होती है। तो इसलिए हमेशा जो वर्ल्ड बैंक से जितने भी एवरेज इनकम के रिज़ल्ट आते हैं वो हमेशा डॉलर में आते हैं। Average income or per capita income given by World Bank is not appropriate to compare between the countries in different situations. तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 कंट्रीज़ के एग्जांपल दिए हैं इजी बनाने के लिए। मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 लोगों की कंट्री ली है, तो कंट्री 1 एंड कंट्री 2। इन कंट्री 1 अगर हम सब लोगों की इनकम देखते हैं तो सबकी इनकम इनफ है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फिल कर सकते हैं। मीन्स वो इजीली जितनी भी उनकी नीड्स हैं वो आराम से रिसोर्सेज से अपने फुलफ़िल कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 जनों की इनकम काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में सारी इनकम है, सारा पैसा है, तो ये तो अपनी सारी बेसिक नीड्स इजीली पूरी कर सकता है क्योंकि इसके पास तो इतने सारे पैसे हैं, और ये बेफालतू के इसके पास इतने सारे पैसे बेफालतू में इसको अच्छे से यूज़ भी नहीं करेगा क्योंकि ज़्यादा पैसे हैं। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे 4 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम काफ़ी लो है, तो उन्हें अपनी बेसिक नीड्स को भी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर हम इस एवरेज इनकम के कॉलम में देखते हैं तो एवरेज इनकम तो दोनों की सेम है, सो इट बिकम अ क्वाइट कन्फ्यूजिंग सिचुएशन टू कंपेयर बिटवीन द कंट्रीज़। आप खुद सोचिए कि जिस कंट्री में सबकी इनकम बिल्कुल बराबर है, और सब बिल्कुल बराबर भी नहीं कहेंगे, मीन्स इतनी है कि सब अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा डेवलप होगी या दूसरी कंट्री जिसमें बस एक ही इंसान की जो बेसिक नीड्स है वो ईज़िली फुलफ़िल हो पा रही हैं, बाकी 4 जनों की नहीं हो पा रही हैं। तो कंट्री 1 ऑफ कोर्स ज़्यादा डेवलप होगी एज़ कम्पेयर टू कंट्री 2, पर एवरेज इनकम फिर भी सेम है, तो इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग for the people to decide who is more developed or developing and to compare the countries on the basis of their income। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए काफ़ी सारी अलग अलग रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, उनमें से आप एक रिपोर्ट आप पढ़ोगे। अब जो सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट मिला एवरेज इनकम का HDI रिपोर्ट। HDI रिपोर्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है? UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो HDI रिपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ठीक लगी लोगों को, क्योंकि ये 3 फैक्टर्स पे कंपैरिजन करता है। पहला इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। इनकम की मतलब कौन कितना कमा रहा है, तो उससे पता लग जाता है कि कौन किसके पास कितना पैसा है। दूसरी चीज़ हेल्थ, वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है, कि मीन्स वो उनको सही तरीके से पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। और तीसरी फैक्टर आती है उनकी एजुकेशन, कि वहाँ के लोग अच्छे से एजुकेटेड हैं या नहीं। तो इन बेसिस पर जब कंपैरिजन होता है तो तब जाकर HDI रिपोर्ट बनती है। इनकम के अलावा भी और ज़्यादा क्राइटेरियाज होते हैं जिनसे हम किसी भी जगह का या फिर किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट जान सकते हैं। तो मेनली अब इसमें हम अपनी कंट्री के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है कि हमारी कंट्री में भी इनकम के स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए, स्टेट्स का डेवलपमेंटल क्राइटेरिया देखने के लिए इनकम तो देखते ही देखते हैं, साथ में कुछ फैक्टर्स भी देखते हैं, जिसमें पहला फैक्टर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? आप सबको पता है इन्फेंट क्या होता है? जो बच्चा होता है, जो 1 साल से छोटा बच्चा होता है, कि मीन्स ये इसका मतलब ये होता है कि 1 साल कवर किए बिना कोई बच्चा, अगर किसी ने बच्चे ने बर्थ लिया, हज़ारों बच्चों में से बच्चे जो 1000 बच्चों के ऊपर जितने 1 बच्चा या 2 बच्चे जितने भी मर जाते हैं 1 साल कवर किए बिना, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। उसमें चेक किया जाता है कि 1 साल के अंदर कितने बच्चे बिना 1 साल की एज को कवर करे उनकी डेथ हो गई। तो ये जो कंपैरिजन होता है ये 1000 बच्चों के बीच में, छोटे छोटे बच्चों के, इन्फेंट्स के बीच में होता है, तो इसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इस क्राइटेरिया को भी जांचा जाता है। तो उसमें जो बिहार जो स्टेट है उसका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स कि वहाँ पे बच्चे 1 साल की एज कवर करने से पहले ही मर जाते हैं। अब ऐसा क्यों?
अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होता हो, जो भी मदर्स होती हों, या फिर प्रॉपर मेडिकल सप्लाइज़ नहीं होते हों, जिस वजह से जो बेबीज़ हैं जब वो बर्थ लेते हैं तो डिफरेंट डिसीज़ को अपने अंदर ले सकते हैं और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। अब आता है लिटरेसी रेट। आप सबको पता है कि कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं या फिर कितने बच्चे एजुकेटेड हैं, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, या फिर और भी जो लोग हैं कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ये भी 1000 लोगों के बीच में होता है। अब होता है नेट अटेंडेंस रेशो नया है आप लोगों के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। हमारे यहाँ पे कंट्रीज़ में आप सब तो स्कूल जाते हो, पर ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। सबकी अपने अपने रीज़न होते हैं, मेनली चाइल्ड लेबर की वजह से वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते। तो ये जो क्राइटेरिया, ये 14 to 15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके बीच में चेक किया जाता है। ये देखा जाता है कि 14 से 15 जो एज है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होती है, क्योंकि ये जो मेन डेवलपमेंटल एज होती है एक स्टूडेंट की, कि वो अपने लाइफ में अपना करियर डिसाइड कर सकता है। तो ये नेट अटेंडेंस रेशो में चेक किया जाता है कि 14 से 15 ईयर के बीच में जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं या नहीं। अब आता है पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों पढ़ना ज़रूरी है, कि आपकी जेब में जितना भी पैसा है वो आपको हर एक चीज़ नहीं दिला सकता। मीन्स कि आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दिला सकता। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है पर वहाँ पे एजुकेशन के लिए कोई ठीक से संस्थान नहीं है तो आप कहाँ जाओगे। हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए कोई वहाँ पे ठीक से हॉस्पिटल नहीं है तो आप फिर कहाँ जाओगे। पीडीएस सिस्टम्स, ये सब पीडीएस सिस्टम्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब क्या है, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ ही तो हैं। ये सब इसलिए करी जाती हैं ताकि जो ह्यूमन क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ केरल का। आप सबने नाम सुना होगा, ये हमारा स्टेट है। अब सबसे पहली बात इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पे। बिहार में सबसे ज़्यादा था, केरल में सबसे कम। क्यों? यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है? केरल में। हाई सेक्स रेशो मीन्स यहाँ पे फीमेल्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा हमारी कंट्रीज़ में मेल का ज़्यादा है, फीमेल्स का कम है, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो है 1001 फीमेल्स ऑन 1000 मेल्स, समवॉट लाइक दिस। पर ऐसा क्यों केरल में ही, क्यों अलग अलग कंट्रीज़ में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। इट मीन्स वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम भी है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी वहाँ प्रोवाइड होती है, मेडिकल सप्लाई, सब कुछ सही तरीके से वहाँ लोगों को पहुँचाया जाता है। इस वजह से ये सब जो उसको अचीवमेंट्स मिली हैं इस वजह से उसको ये अचीव हो पाई हैं। पीडीएस सिस्टम है, प्रॉपर फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस वजह से वहाँ पे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जब अच्छे से खाना मिलेगा तो हेल्थ अच्छी होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अपने आप कम हो जाएगा। एजुकेशन है, अब एजुकेशन होगी तो लिटरेसी बढ़ेगी, सेक्स रेशो बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को समझ में आएगा कि जो लड़की है या जो फीमेल है वो भी हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है। तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन स्पाइट ऑफ इनकम पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मोर इन्फ्लुएंशियल। अब टॉपिक आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जब विकास तो होता है पर उसके साथ में जो रिसोर्सेज होते हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, कहीं वो विकास के चक्कर में ख़त्म ना हो जाए। ऐसा होता है कि काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करती हैं, वो रिसोर्सेज नहीं देखती, वो उनको डिटोरिएट करती रहती है, यूज़ करती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है जब रिसोर्सेज ही नहीं बचते, डेवलपमेंट बीच में स्टॉप हो जाता है। तो फिर आगे डेवलपमेंट उस कंट्री का पॉसिबल ही नहीं जब रिसोर्सेज ही नहीं होंगे उस कंट्री में। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हमें कंट्री को डेवलप करना है। तो हमें एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, रिसोर्सेज आर नॉट इनहेरिटेड बट बोरोड। हमने रिसोर्सेज को अपने पूर्वजों से नहीं लिया है, पर हमने अपनी आने वाली जनरेशन से ज़रूर लिया है। हमें इस चीज़ को ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमने जो चीज़ ली है वो हमें वापस भी करनी है। ये आने वाली जनरेशन के रिसोर्सेज हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये हमें उनको वापस देने हैं। तो इसलिए जब भी डेवलपमेंट हो, किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल शब्दों में कहेंगे कि बिना रिसोर्सेज को फिनिश करे डेवलपमेंट करना। ऐसा डेवलपमेंट ज़्यादा फेवरेबल होता है इन स्पाइट ऑफ डिटोरिएटिंग ऑल द रिसोर्सेज एंड गेटिंग डेवलप।
in future it will create a lot of problem for that country. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेवलपमेंट अगर हम कर रहे हैं तो सस्टेनेबली क्यों करें, क्योंकि हमें अगर रिसोर्सेज, हमें आगे के लिए रिसोर्सेज कंजर्व करते चलना है, क्योंकि उन रिसोर्सेज को हमने इनहेरिट नहीं करा है, आने वाली जनरेशन से बोरो किया है, तो वो हमें रिटर्न भी तो करना होगा. अब आता है कि रिसोर्सेज क्या होता है. रिसोर्सेज कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमंस के प्रॉपर डेवलपमेंट में यूज़ हो, उसे रिसोर्स कहते हैं. अब रिसोर्स को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल. रेन्यूएबल मीन्स रिसाइकलेबल, जो दोबारा से यूज़ हो सकती हैं, या फिर ये कहते हैं नॉन एग्जॉस्टेबल. नॉन रेन्यूएबल मीन्स नॉन रिसाइकलेबल, जो एक बार मतलब ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्टेबल. अब नॉन रेन्यूएबल में जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स आ गए, ग्राउंड वाटर आ गया. ऑन द अदर हैंड रेन्यूएबल में कौन से आ गए, हमारे एयर आ गया, एयर आ गया, और हमारे जितने भी वाटर है, जो बारिश वगैरह होती है वो पर ग्राउंड वाटर. एंड वाटर इज़ डिफरेंट. ग्राउंड वाटर जो वाटर टेबल है, हमारा ज़मीन के अंदर जो पानी है, वो तो नॉन रेन्यूएबल है. अगर वो एक बार सूख गया, क्योंकि जब अगर हर जगह पे परमानेंट फ्लोरिंग हो जाएगी तो पानी अंदर कैसे जाएगा, ठीक है. तो अगर इसलिए ग्राउंड वाटर क्या होता है, नॉन रेन्यूएबल होता है. पर जो वाटर होता है, जो वाटर साइकिल के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर जो होता है, वो रेन्यूएबल होता है, क्योंकि वो ओशन से बादल बनता है, बादल से फिर बारिश, तो फिर ये रेन्यूएबल होता है, क्योंकि वहाँ पर रिसाइकल होता रहता है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है. थैंक यू for giving your support, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel.